हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक हाजिर हूँ भूगोल की श्रृंखला का एक नया टॉपिक लेकर। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बात की थी भारत के भौतिक विभाजन के बारे में तथा भारत के उस विभाजन के पहले पार्ट अर्थात हिमालय का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने जाना था हिमालय के कितने भाग हैं, हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ हैं तथा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसके दूसरे भाग यानी कि उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। दोस्तों, उत्तर के जो विशाल मैदान है, मैंने आपको बताया था कि यह नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। मैं अभी जब नदियों के विषय में चर्चा करूंगा अगले वीडियो में, तो वहां पे बताऊंगा कि इस हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं तथा उनका प्रवाह क्या होता है। फिलहाल उसको उस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समझते हैं कि ये जो उत्तर के विशाल मैदान है, इनका विकास, ये विकसित कैसे हुए हैं। तो दोस्तों, जब हिमालय से निकली हुई नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं तथा मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो उनके द्वारा बने मैदान ही नदियों द्वारा बने मैदान कहलाते हैं। इन्हें ही हम उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए डिस्कस करते हैं उत्तर के विशाल मैदान के बारे में। मैंने मैप के माध्यम से आपको इसे समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं उत्तर के विशाल मैदान। दोस्तों, उत्तर के इन विशाल मैदानों को हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिनमें से पहला है भाभर के मैदान, दूसरा है तराई के मैदान, तीसरा है खादर के मैदान, चौथा बांगर के मैदान और डेल्टा क्षेत्र। इसे अगर आप इससे अलग लिखना चाहें तो भी चलेगा। मुख्य रूप से ये 4 मैदान उत्तर के विशाल मैदान के क्षेत्र में आते हैं। जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, ये नदियों द्वारा, जब नदी समुद्र में जाकर मिलती, वहाँ पर बने दलदली क्षेत्र ही डेल्टाई क्षेत्र कहलाते हैं। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले समझते हैं इन 4 मैदानों को, जिनमें से जानेंगे भाभर के मैदान किन्हें कहते हैं, भाभर का मतलब क्या होता है, तराई का मतलब क्या होता है, खादर एवं बांगर के मैदान क्या कहलाते हैं। दोस्तों, मैप में मैंने इसको एकदम स्पष्ट किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, ताकि आपको समझ में आ सके, और इसको मैं विधिवत और आगे समझाने का प्रयास करूंगा। जिनमें से देखिए, सबसे पहले है, मैंने बताया था ये सारे पार्ट क्या थे, इसके हिमालय के भाग हैं, ये सब हिमालय है। और हिमालय से निकली हुई नदियाँ जब मैदानों में प्रवेश करते हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि जब हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ हिमालय के एक ढलान से होते हुए एक समतल भाग में प्रवेश करती हैं, तो पर्वतों के टूटे हुए तलछटे, उसके कंकड़ पत्थर आदि जो अवसाद कहलाते हैं, नदियों के साथ बहाकर उसे इन क्षेत्रों में या समतल क्षेत्रों में ला दिया जाता है, जिन्हें हम जलोढ़ भी कहते हैं। जलोढ़ या नदी के साथ लाए गए कंकड़ पत्थर, धूल आदि जलोढ़ कहलाते हैं, जो कि जब ये पर्वतों से होकर समतल भागों में प्रवेश करती हैं, तो यहाँ पे इनके एक बड़े जमावड़े अपन को उपस्थित दिखाई देते हैं। यही बड़े जमावड़े ही भाभर के मैदान को स्पष्ट करते हैं या भाभर के मैदान को बनाते हैं। कैसे, आइए इसे समझते हैं। जैसे नदियों द्वारा लाए कंकड़ पत्थर अगर हम एक जगह स्टोर कर दें या रख दें, तो वहाँ पे एक विशाल भंडार बन जाता है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, भाभर कहा जाता है। भाभर को यदि एक और भाषा में समझे, भावर मतलब होता है भंवर। और किसी भी भंवर को आप देखिए, चाहे वो वायुदाब का भंवर हो, पानी का, नदी का या समुद्र का भंवर हो, या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल मधुमक्खियों का भंवर। जब वह भंवर कहीं से निकलता है, तो आपने देखा होगा मधुमक्खी का भंवर जहाँ पे भी होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन या उसके पार वाली चीज़ें दिखना हमें बंद हो जाती हैं, सिर्फ वह भंवर दिखाई देता है। फ्रेंड्स, उसी तरह यहाँ भी जहाँ पे नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, वह भाभर के मैदान कहलाते हैं। भंवर जैसी आकृति दिखाई देती है, उसको मैं आगे और अभी क्लियर करूंगा। फिलहाल समझिएगा, भाभर के मैदान, इनसे ही बने हुए आगे तराई के मैदान कहलाते हैं, जो कि लाल रंग से मैंने डिनोट किया हुआ है। और तराई के मैदानों से ही निकला हुआ ये जो काली धारी निकली हुई है, काली धारा है, ये नदी की धारा है, जिसको अपन गंगा नदी के माध्यम से समझ सकते हैं। गंगा नदी है, गंगा नदी या फिर कोई भी नदी है, उसके किनारे जो मैदान बनते हैं, जो ये हरे रंग से डिनोट है, यह खादर के मैदान कहलाते हैं। और इसके जस्ट बाद कुछ दूरी में आने के बाद, जब दूरी बढ़ती जाती है नदी के तलछटों से, नदी के तटीय भागों से जब दूरी बढ़ती है, तो वह क्षेत्र बांगर के मैदान कहलाते हैं। अब दोस्तों, आइए समझते हैं कि इन मैदानों का विस्तार, ये मैदान बनते कैसे हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें इस डायग्राम में इन्हें समझना होगा। जैसे मान लीजिए कोई पर्वत श्रृंखला है जहाँ से नदी का उद्गम होता है। नदी यहाँ से निकलना शुरू होती है
और यह जब एक समतल भाग में आती है तो अपने साथ साथ धूल के कण, कंकड़, पत्थर आदि अवसादों को, जलोढ़ों को अपने साथ लेकर आती है और एक जगह पे स्टोर कर देती है, रख देती है, जो एक बड़े से टीले आकृति जैसा दिखाई देता है, जिसे हम भावर कहते हैं या भावर कहते हैं। उसी के कारण इस मैदान को भावर के मैदान कहा जाता है, क्योंकि यह आकृति देखने में भावर के समान हमें दिखाई देती है। अच्छा दोस्तों, हमें यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि भावर के मैदान ऐसे मैदान होते हैं जहाँ पे नदी का पानी विलुप्त होता दिखाई देता है। मेरे हिसाब से आपको भी समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं स्पष्ट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि मधुमक्खियों का छत्ता है या मधुमक्खियों का भंवर हो तो उसके आर पार वाली चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ हमें वो भंवर दिखाई देता है। वैसे ही जब नदियों का पानी इन अवसादों से या इन मैदानों में प्रवेश करता है तो इन कंकड़ पत्थरों के बीच से धारी नुमा आकृति से निकल जाता है, जहाँ पे हमें लगता है कि यह नदी विलुप्त होती प्रतीत हो रही है, विलुप्त हो गई है, नदी का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। लेकिन कुछ दूर जाने के पश्चात आपने देखा, यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम में बनाया हुआ, अगर मैं इसे भावर के मैदान कहूँ तो कुछ दूर जाने के बाद ऐसी धारियों में नदी का वापस से उद्गमन पृथ्वी पर हो जाता है और ये एक समतल मैदान में, ऐसे मैदानों में नदी ये फैल जाती है। ये भावर के मैदान के बाद जो मैदानों में फैली हुई नदी है, मैदानों में फैला हुआ पानी ही क्या कहलाता है, या इस पानी से, इस जल से या इस नदी से बने हुए इस समतल मैदान को ही तराई का मैदान कहा जाता है। दोस्तों, ये जो तराई का मैदान होता है ये आपको याद रखना है, दलदली भाग होता है, यहाँ पे नमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे आप अगर देखें घर में कहीं पानी डाल दें मिट्टी वाले क्षेत्र में तो वहाँ पे वह स्थल गीला हो जाता है और नमी युक्त हो जाता है। बस यहाँ पे भी क्या होता है, नदी का कोई एक निश्चित अपवाह क्षेत्र नहीं होता जिसमें नदी बहे, ये एक मैदानी भाग में आ जाती, मैदानी भाग होता है जो आगे जाने के पश्चात अपवाह क्षेत्रों में आता है, जहाँ से नदी एक विस्तृत धारा में, एक विस्तृत क्षेत्र में बहती है। तो पहले दोस्तों हम बात करेंगे तराई क्षेत्र की। जो तराई क्षेत्र होता है एक तरह से हल्का दलदली और नमी युक्त क्षेत्र होता है। और आपको पता होगा कि जो नमी युक्त क्षेत्र हो, अगर उस क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़े या गर्मी की मात्रा अधिक ज़्यादा हो तो ऐसे क्षेत्रों में कीड़े मकोड़े, कीट पनपने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अतः दोस्तों आपने सुना होगा कि अच्छा, ये जो क्षेत्र हैं उत्तरी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ पे ऐसे मैदान, भावर और तराई के मैदान सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो आपने देखा होगा जब गर्मी सबसे ज़्यादा बढ़ती है, गर्मी के दिनों में यहाँ पे आपने सुना होगा कि डेंगू या फिर बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं उत्तरी उत्तर प्रदेश में। उसका कारण यही होता है क्योंकि यहाँ पे पहले से नमी मौजूद है और इस नमी में जब गर्मी दी जाती है तो कीड़े मकोड़े पनपते हैं और मनुष्य को नुकसान पहुँचाते हैं और विभिन्न तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए इनमें फसलों के उत्पादन के बारे में तो आप जानते हैं जहाँ पे नमी युक्त क्षेत्र होगा वहाँ पे गन्ने और आपका चावल सर्वाधिक होता है, तो उसके लिए यह भूमि उपयुक्त होती है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं खादर क्षेत्र की। दोस्तों, खादर का मतलब पहले समझिएगा। अगर इसे डिफाइन करें, खादर मीन्स होता है खाद, या आप इसे अपने समझने के लिए अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं, खाद या खाद युक्त। अब दोस्तों आपको पता होगा खाद जिसमें पड़ी होगी वह भूमि कैसी होगी, उर्वरा शक्ति से भरपूर होगी, उर्वरा क्षमता से भरपूर होगी, वहाँ पे फसल क्या होगी, अच्छी उत्पन्न होगी। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैदानों से आगे बढ़ने के बाद जब नदियाँ एक अपवाह क्षेत्र में आती हैं तो उनका एक निश्चित अपवाह तंत्र होता है, अपवाह क्षेत्र होता है, ठीक है ना। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को भी मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। बाकी जब नदियों का टॉपिक, नदियों का वीडियो बनाऊंगा तो उसको विधिवत समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जब ये पहाड़ों से बही, भावर से होते हुए तराई में आई, तराई में आने के बाद इनका एक विस्तृत क्षेत्र हो जाता है जो पर्टिकुलर क्षेत्र से नदियों को बहने के लिए मार्ग प्रदान करता है, वही कहलाता है नदी अपवाह क्षेत्र। तो दोस्तों जहाँ से नदियाँ बहती हैं, नदी के अपवाह क्षेत्र के जस्ट किनारे, ये जो मैंने हरे रंग से डिनोट किया हुआ है, इसी को खादर मैदान कहा जाता है। दोस्तों जब नदियों में बाढ़ का पानी बढ़ जाता है, बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने अपवाह क्षेत्र से नदियाँ बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और अपने साथ लाई हुई मिट्टियों को यहाँ पे क्या करती हैं, जमाना शुरू कर देती हैं, रखना शुरू कर देती हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स कभी कभार पूछता है कि इन
सभी मैदानों में सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे उपजाऊ मैदान खादर के मैदान ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ष बाढ़ के पानी से नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, जो कि फसलों के लिए उपयुक्त और अच्छी मानी जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा खादर के मैदान। इसके बाद हम बात करेंगे बांगर के मैदान। अगर बांगर को अपने शब्दों में डिवाइड किया जाए, बांगर मीन्स होता है बंजर। अब चूंकि मिट्टी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम पूरी तरह से बंजर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ऐसी मिट्टी होती है, ऐसी मृदा होती है, ऐसे मैदान होते हैं जो खादर से अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होते हैं। कहने का मतलब जितनी अच्छी फसल यहाँ हो सकती है खादर के मैदानों में, उतनी अच्छी फसल बांगर के मैदानों में नहीं हो सकती। अब दोस्तों समझते हैं कि बनते कैसे हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन खादर के मैदानों को जब विस्तारित किया जाता है, आगे बढ़ा जाता है, तो इन भागों में क्या होता है, एक समय के बाद जब यहाँ पे ऊंचाई, मिट्टी का जमावड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे टीलेनुमा ऊंचाई बन जाती, जिसके कारण नदी के बाढ़ का पानी इन मैदानों में नहीं पहुँच पाता है। और यहाँ पे मिट्टी कैसी होती है, ये मिट्टी पुरानी हो जाती है, या जिसे पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ये अपेक्षाकृत नवीन जलोढ़ मृदा से कम उपजाऊ होती है, इसलिए इसे बांगर मृदा के नाम से या बांगर के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि नदी के अपवाह क्षेत्र से कुछ दूरी पर जाने के बाद हमें दिखाई देते हैं। नदी के अपवाह क्षेत्र से या तटीय भागों के जो मैदान होते हैं, जो मिट्टियाँ होती हैं, उन्हें हम खादर की मिट्टी या फिर खादर के मैदान कहते हैं। और जैसे जैसे हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते जाते हैं जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, अब फ्रेंड्स अगर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे नवीन मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार नहीं होगा, नई मिट्टी वहाँ पे नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों वहाँ पे मिट्टी पुरानी होती जाती है, जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बनते हैं आपके ये सारे मैदान, जो कि उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जाने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट है दोस्तों डेल्टा क्षेत्र। मैंने इससे पहले आपको सबसे पहले यही बता दिया है कि डेल्टा क्षेत्र जो होते हैं, जब नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तो वहाँ पर बने हुए मैदानों को, क्षेत्रों को डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है। इसे मैं और डिफाइन करूँगा जब नदियों के बारे में वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको इसे विधिवत समझाऊँगा। फिलहाल ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैदान समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे डाउट हो तो वीडियो को रिवाइज करें, मैथ में उसे समझने की कोशिश करें, और जहां पे दिक्कत हो उसकी एक पर्सनल कॉपी बना लें, कॉपी में उसे लिखते चलें। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।